हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से रिलेटेड एक एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लिंक में क्लिक करके पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके अलावा जो सज्जन पटवारी एग्जामिनेशन और व्यापम से जुड़े हुए अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने निःशुल्क कंप्यूटर का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बनाया है। अगर आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के इस करंट वीडियो सीरीज के लिए मुझे अप्रिशिएट किया। मुझे कई सारे पर्सनल मैसेज आपने लोगों ने भेजे और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि इस तरीके के वीडियो कंटेंट जो आप इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड बना रहे हो उस तरीके के यूट्यूब पे ना ही मिलते हैं, ना ही तो महंगी महंगी कोचिंग संस्थाओं में इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है और मैं भी जानता हूँ आप लोगों को कि आप लोग भी कोचिंग संस्थाओं के भुक्तभोगी हैं। ठीक है, तो मेरा काम यहाँ पे आपको केवल क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है। मैं जानता हूँ कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम है, इसको मैं बहुत ही जल्द जो है अपग्रेड करने वाला हूँ और आपको डिजिटल माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप कुछ समय का वेट कर लीजिए, जैसे ही मेरे पास रिसोर्सेज आते हैं तो मैं आपको अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ अच्छे दिखने वाले कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जिन लोगों ने पीडीएफ परचेस किया हुआ है ऑलरेडी उन सभी को जो है मैं डिजिटली टाइप करा के जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन उसके लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ़ यूज़र, लगभग 100 यूज़र मेरे पास होने चाहिए, जो ताकि थोड़ा बहुत जो भी पैसा आए मैं उसको री इन्वेस्ट करके आपके लिए एक डिजिटल कंटेंट अच्छा बना सकूं। ये मेरी कोशिश रहेगी और आने वाले वर्षों में जो है मैं ज़रूर ये करूंगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर टॉपिक जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम है कृषि एवं संबंध क्षेत्र। उससे रिलेटेड भी मैंने पीडीएफ बना लिया है। जिनको भी परचेस करना है वो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कृषि एवं संबंध क्षेत्र से रिलेटेड कृषि टॉपिक के बारे में। देखिए, इसके 5 या 6 सब टॉपिक हैं, जिसमें कृषि आता है, कृषि विपणन आता है, उद्यानिकी आता है, मत्स्य पालन आता है, जल संसाधन आता है, सिंचाई आता है। ये कुछ टॉपिक्स हैं इसके। देखिए, इतने सारे टॉपिक को अगर मैं एक वीडियो में बनाना चालू करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा है कि हर एक टॉपिक को जो है सब टॉपिक में ब्रेक करके जो है मैं आपको पढ़ाऊँ ये वाला टॉपिक। एक और ज़रूरी चीज़, अभी जो है 2 घंटे पहले के आसपास जो है न्यूज़ आई है कि आपका पटवारी का एग्ज़ाम जो है वो और डिले हो गया और ये 24 को होगा। ठीक है, तो हमको एक अच्छा खासा स्पैन मिल गया। तो उस एग्ज़ाम के पहले तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये आर्थिक सर्वेक्षण की जो सीरीज है वो पूरा कंप्लीट कराऊँ। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में थम्स अप डालिए, शेयर कीजिए थोड़ा सा समय निकाल के किसी स्टडी ग्रुप में। इसके अलावा नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए। ऐसा होता है तो मैं जल्दी जल्दी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। चलो, ये सब हो गया प्रमोशन। आप इधर देखो, कृषि। अब देखिए, कृषि के जो हम लोग पुराने डेटा पढ़ते थे, अगर आप पुराना इकोनॉमिक सर्वे देखोगे और इसमें क्या डिफरेंस है आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ तो राज्य की 80% जनसंख्या कृषि एवं उससे संबंध कार्यों पर निर्भर है। ये तो पुराना डेटा ही है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। लेकिन जो अब डेटा बता रहा हूँ उसमें चेंज हुआ है। उस पर क्या चेंज हुआ है? कुल कृषक परिवार की संख्या 40.10 लाख है। देखिए, अगर आप पिछला इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे या फिर जो अभी इस बार के करंट सीजीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था तो हम लोग क्या पढ़ते थे यहाँ पर 37-46 लाख, वो चेंज हो गया। अब क्या पढ़ना है आपको? 40.10 लाख। ये कुल कृषक परिवार है, या फिर आपको बोलेगा कृषक जोतों की संख्या या फिर कुल कृषक परिवार कितने हैं, तो आपको 40-10 लाख लगाना है, ना कि 37-46 लाख। इसमें यहाँ पे चेंज है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे चेंज है। पहले हम लोग पढ़ते थे कि 76% जो है लघु एवं सीमांत कृषक हैं। ये चेंज होकर आप कितना हो गया? 82% हो गया। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये 37-46 नहीं है, ये 40.10 लाख है। ये चेंज हो गया है। आप इकोनॉमिक सर्वे से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर 76 की जगह कितना हो गया? 82% हो गया। ठीक है, लघु कृषक क्या होता है? लघु कृषक वो कृषक होता है जिसके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि होती है, तो उसको हम लोग लघु कृषक बोलते हैं। सीमांत कृषक का मतलब ये होता है जिस कृषक के पास 0 से 1 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि हो उसको हम लोग सीमांत कृषक बोलते हैं।
ठीक है। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज 2 हेक्टेयर तक की भूमि के अंदर वाले किसान को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु एवं सीमांत कृषक। और सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो मेनली फोकस लघु एवं सीमांत कृषक पर होती है, क्योंकि इनके पास लैंड एरिया कम होने के साथ साथ एक टर्म आता है चकबंदी। वो चलो मैं कभी बता दिया तो बता दूंगा आपको। चकबंदी का मतलब क्या होता है वो आपको लेटर ऑन पता चलेगा। अभी तो फिलहाल तो मैं ये आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहा, कभी मौका मिला तो मैं आपको चकबंदी क्या होता है, कृषि से रिलेटेड समस्याएं क्या क्या है, इस पर कोई निबंध वगैरह आया तो वो आपको मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो लघु एवं सीमांत कृषक की है, और सरकार की जितनी भी योजनाएं रहती हैं वो लघु एवं सीमांत कृषक पर ही बेस्ड होती हैं। ठीक, 55% कुल कृषि भूमि का 55% ऐसी भूमि है जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने पर द्विफसली नहीं ली जा सकती। द्विफसली मतलब 2 बार फसल आप नहीं ले सकते। ठीक है। अब इसमें एक शब्द आएगा नीरा सिंचित क्षेत्र और कुल सिंचित क्षेत्र। तो इसमें क्या डिफरेंस है उसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग सिंचाई देखेंगे। इसके अलावा नीरा आपका कृषि क्षेत्र और कुल कृषि क्षेत्र ये क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं वो जब हम लोग आगे के चैप्टर से देखेंगे तो हम लोग देखेंगे उसमें। ठीक। एक और डेटा आपका फैक्चुअल डेटा ये है कि कृषि कर्मठ पुरस्कार, तो अभी रिसेंटली जो है छत्तीसगढ़ को खाद्यान्न के लिए जो है वो कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला है। तो ये डेटा तो आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ को अभी तक 6 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार मिल चुका है। मैंने आपके नोट्स में जो है वो आपका एक टेबल बना के रखा हुआ है जिसमें 6 बार कहाँ कहाँ कब कब मिला है वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई। जैसे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ थोड़ा सा। 2010-11 में धान से रिलेटेड आपको कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला है। 12-13 में भी धान से रिलेटेड, 13-14 में भी धान से रिलेटेड, 2014-15 में दलहन से रिलेटेड मिला है, 2016-17 में खाद्यान्न से रिलेटेड, और 2019-20 में खाद्यान्न से रिलेटेड। ये इस तरह कुल 6 बार हमको जो है वो कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला है। अभी रिसेंटली जो मिला था उसमें हमको 5 करोड़ रुपए मिले कृषि कर्मठ पुरस्कार। तो ये जो है आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपका लास्ट में दिसंबर के आसपास जो है डेटा आता है कृषि कर्मठ पुरस्कार से रिलेटेड, उसको आपको पेपर से देख के जो है अपडेट करना पड़ेगा, जो अगर इस बार भी छत्तीसगढ़ को कुछ पुरस्कार मिलता है तो कृषि से रिलेटेड। इसके बाद आपका दिया हुआ आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार जो है वो उत्पादन, रबी फसलें, खरीफ फसलें और इनसे संबंधित उत्पादन के आंकड़े आपको याद रखने हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए, कृषि से रिलेटेड जो है आपके 3 प्रकार की मुख्य फसलें होती हैं, जिसमें से आपका होता है पहला खरीफ की फसल, सेकंड होता है रबी की फसल, और तीसरा होता है जायद की फसल। खरीफ की फसल वो फसल होती है जिसको हम लोग बारिश के दिनों में बोते हैं और आपका ठंडी आने से पहले इसको काट लिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका खरीफ की फसल। रबी की फसल उसको बोलते हैं जो कि हम लोग ठंडी में बोते हैं, और ठंडी में बोने के बाद क्या है, इसको हम लोग गर्मी आने से पहले काट लेते हैं, तो वो कहलाती है रबी की फसल। और तीसरी प्रकार की फसलें होती हैं जिसको जायद की फसलें बोलते हैं। ठीक है। जायद की फसलें वैसी फसलें होती हैं जो कि आपका सीजनल फसल होती है, जो कि मुख्यतः गर्मी के सीजन में बोई जाती है, जैसे कि आपका कलिंदर हो गया, खीरा, ककड़ी वगैरह जो हो गया, ये सीजनल फसल है और इसको हम लोग जायद की फसल बोलते हैं। एक और कैटेगरी होता है जैसे कि कैश क्रॉप या फिर नकदी फसल। ठीक है। इसमें वो फसलें शामिल होती हैं जो कि हम लोग मेनली खाने के लिए प्रयोग नहीं करते, जैसे कि गन्ना हो गया। मतलब गन्ना हम लोग खा लेते हैं, लेकिन गन्ना का मेजर उपयोग क्या होता है, उसको बेचने के लिए हम लोग पैदा करते हैं, चीनी मिल वगैरह को। ठीक है। इस प्रकार हो गया कॉटन, हो गया कपास। तो कपास का भी जो है उत्पादन हम लोग करते हैं, लेकिन वो भी मेनली बेचने के लिए करते हैं, ना कि खाने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार की फसलों को नकदी फसल बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है वो आपके खरीफ और रबी की फसलों के कुछ डेटा दिए हुए हैं। देखिए, खरीफ फसल का पहचानने का तरीका है कि इसको पानी ज़्यादा लगता है। पानी ज़्यादा लगता है मतलब जैसे कि धान हो गया, धान को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और ये मुख्य रूप से जो है वो खरीफ की फसलों में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जो है धान केवल आपके खरीफ के सीजन में ही बोया जाता है। जहाँ पर कृषि सिंचाई क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं, वहाँ पर जो है हम लोग रबी के सीज़न में भी जो है हम लोग धान की फसल लेते हैं। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ आपको खरीफ की फसलें जो हैं वो आपको रबी की फसलों में भी दिखेगी। ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि आपका रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल भी कौन सी है।
मैंने किस प्रकार रगड़ा रबी की फसल कौन कौन सी होती है, तो गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अरहर, राई, मूंग, तोड़िया, उड़द। ये लाइन से कोई भी लाइन बना सकते हैं राइम करके, ठीक है। वैसे ही मैंने कोई राइम बनाई है और इससे जो है वो मैं क्लासीफाई करता हूँ कि कौन सी फसल जो है वो आपकी रबी की फसल होती है, कौन सी फसल खरीफ की होती है। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो ये याद रखना, जो भी हमको ठंडी के समय में खाने के मिल रही है, मतलब ठंडी के दौरान, जैसे चना हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ये सारी की सारी जो है वो आपकी खरीफ की फसल नहीं है, वो रबी की फसल है, ठीक है। तो ये तरीका है पहचानने का, आप लोग जानते होंगे, और कई सारे लोग किसान भी होंगे तो वो मेरे को ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो कमेंट कर देना भाई लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्पादन ये सारे उत्पादन जो लिखे हुए हैं मैंने, ये 2020 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 2021 के डेटा नहीं है, 2020 के रिस्पेक्ट में। सेकंड चीज़, जो भी डेटा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो टन में, ठीक है। तो इसमें धान का उत्पादन हुआ है 8,946.30, ठीक है। इसमें 2020 के रिस्पेक्ट में 15% की जो है वृद्धि हुई है। इसी प्रकार मक्का 576.31 माइनस 13% की जो है कमी हुई है। इसमें माइनस का मतलब कमी हुई है और प्लस का मतलब वृद्धि हुई है। अरहर 71.66 17% की वृद्धि। मूंग 7.67 9% की वृद्धि। उड़द 56.36 13% की वृद्धि। मूंगफली 69.31 6% की वृद्धि। सोयाबीन 51.92 माइनस 42%, मतलब इतना कमी हुई है, ठीक है। इसी प्रकार जो है आपका तिल 4% की वृद्धि। राम तिल 20% की कमी, ठीक है। ये जो डेटा है वो आपके रबी की फसलों की है। तो मैंने बताया था कि आपका धान जो है हम लोग रबी और खरीफ दोनों में बोते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो रबी की फसल को पहचानने का मुख्य तरीका यही है कि ऐसी फसलें जिनको जो है कम पानी की थोड़ी आवश्यकता होती है, थोड़ी कम पानी की, खरीफ की उतनी नहीं, लेकिन कम पानी की आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनली रबी की फसल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि गन्ना को पानी चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना कि गन्ना जो है वो आपका रबी की फसल है कि खरीफ की फसल, ठीक है, उसका एक अलग कैटेगरी है। चलो यहाँ पर देखो, धान जो है 854.67 ये टन में उत्पादन है, 28% की वृद्धि रबी की फसल में। मक्का देखोगे तो 313.56 1% की वृद्धि। गेहूं देखोगे तो 368.27 78% की वृद्धि। चना देखोगे 338.33 194% की वृद्धि। मटर देखोगे तो 20.06 2% की कमी। तिवड़ा देखोगे तो आपका 122.72 28% की वृद्धि। तिवड़ा को हम लोग लाखड़ी या फिर कहीं कहीं आपको लाख भी दिखेगा, तो लाख वो वाला लाख नहीं जिसको आपका लाख का कीड़ा बनाता है, लाखड़ी या फिर तिवड़ा एक ही चीज़ को बोलते हैं ना, ठीक है। मुंगेली के आसपास बहुत ज़्यादा होता है तिवड़ा। हमारा चौकीदार मुंगेली का था, वो तिवड़ा मुझे एक बार दिखाया था तो मेरे को याद है कैसा रहता है, छोटा छोटा रहता है, ठीक। तो तिवड़ा क्या होता है आपको जान जाओगे आप। ऐसे ज़्यादातर लोग किसान होते हैं यार छत्तीसगढ़ के, देख रहे होगे किसान भाई लोग, तो बता देना भाई मैं गलत बोलूँ तो। राई या फिर सरसों ये 70.86 ये 7% की वृद्धि। अलसी देखोगे तो 14.97 टन और 11% की वृद्धि। और गन्ना देखोगे तो 194.92 ये 3% की वृद्धि, ठीक है। तो ये कुछ डेटा थे जो कि मैंने आपको बता दिए, आपके PDF में भी अटैच्ड हैं, ठीक है। इसके आगे की कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं देख लेते हैं और उससे संबंधित डेटा देख लेंगे जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी काम आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ वो आपके पेपर नंबर 7 में आपको काम आ जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का पेपर अगर हुआ तो उसमें भी आपको काम आ जाएगा। इसके अलावा प्रीलिम्स के एग्जाम में जो है इससे कूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन और सारी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी बोर्ड में मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, तो मैंने जो है आपके कुछ योजना की कुछ चीज़ें लिखी है, बाकी आपके PDF में अटैच किया जो कि मैं आपको नरेट करके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूक्ष्म सिंचाई योजना, ठीक है। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना बेसिकली क्या के लिए लाया गया था, तो सिंचाई जल के बेहतर उपयोग एवं नकदी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना लाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा इसकी पात्रता देख लेते हैं। तो पात्रता देखने के लिए बेसिकली हम लोग इस योजना के अंतर्गत क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग स्प्रिंकलर खेती, ठीक है। स्प्रिंकलर खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है ये योजना लाई गई है।
अब स्प्रिंकलर क्या होती है, आपने देखा होगा ऐसे बीच बीच पे लगे रहते हैं जिससे जेट के थ्रू जो है वो पानी धीरे धीरे निकलता रहता है, उसको अपन स्प्रिंकलर बोलते हैं, फव्वारा कृषि बोलते हैं जिसको, ठीक है, अगर हिंदी में ज़्यादा लिखा होगा तो वो स्प्रिंकलर जो है वो कॉस्टली होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लघु एवं सीमांत कृषक को लगभग 70% का अनुदान दे रहे हैं, ठीक है। अब ये 70% में जो है 33% जो है वो केंद्र का जो है अंश होगा और 37% जो है वो राज्य सरकार देगी, ठीक है। 33 प्लस 37 टोटल जोड़ोगे तो 70%। तो ये है आपका लघु एवं सीमांत कृषकों को। अन्य कृषकों को जो है, ऐसा नहीं है कि हमने केवल लघु एवं सीमांत कृषक के लिए ये योजना लाई हुई है, अन्य कृषकों को भी जो है 50% का लाभ मिल रहा है। तो 50% में जो है वो 27% जो है वो केंद्र सरकार देगी, 23% जो है वो आपका राज्य सरकार देगी। तो ये आपका जो योजना का नाम है उसका सूक्ष्म सिंचाई योजना, ठीक है। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण में इतनी चीज़ें दी हुई है, आप इस योजना के बारे में थोड़ा गूगल करके जो है इसका डेट ज़रूर याद कर सकते हो, वो भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लघुत्तम सिंचाई योजना, लघुत्तम सिंचाई योजना बेसिकली है क्या? तो लघुत्तम सिंचाई योजना नाम से स्पष्ट है कि बेसिकली हमारे छत्तीसगढ़ में जो है आपका अभी देख रहे होंगे कि कृषि जो सुविधाएं हैं, मतलब मुख्यतः जो है सिंचाई सुविधा वो काफ़ी कम है, ठीक है। अभी जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा वंतेवाड़ा साइड अगर देखोगे तो सिंचाई सुविधा ना के बराबर है। वहाँ पे मुख्यतः सिंचाई जो है कुओं वगैरह से की जाती है और बाकी आपके मैदानी एरिया में जो है नहरों से सिंचाई की जाती है मुख्यतः, ठीक है। तो बेसिकली सिंचाई सुविधा को बढ़ाने से जो है आपकी उत्पादकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अभी 37% के आसपास जो है वो सिंचाई सुविधा विकसित है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो लघुत्तम सिंचाई योजना के माध्यम से जो है वो शासकीय भूमि में शासकीय व्यय के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, शासकीय भूमि पर शासकीय व्यय के द्वारा 100% शासकीय व्यय के द्वारा आपका 40 हेक्टेयर आपका सिंचाई 40 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित करने की योजना है और ये मुख्यतः जो है वो आपका तालाबों के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये कृषि विभाग की योजना है, ठीक है। तो शासकीय भूमि पर शासकीय व्यय के द्वारा, इसको जरूर याद रखिएगा, 100%, इसमें कोई वो नहीं है कि आपसे लिया जाएगा कुछ पैसा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो आपका 30% तो लग ही रहा है लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए। टोटल 100% जो है वो शासकीय भूमि पर शासकीय व्यय के द्वारा बनेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम सिंचाई योजना। तो चलिए एक और योजना के बारे में जान लेते हैं। इस योजना का नाम है आपका प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना। अब ये योजना आपको प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछ सकता है, मेंस एग्जाम में भी पूछ सकता है। पर इस योजना को जानने से पहले आपको मृदा के विभिन्न संस्तरों या फिर होराइजन्स के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। अगर आप मृदा को जो है अलग अलग लेयर में कट करते हैं हॉरिजॉन्टली, उसको हम लोग बोलते हैं संस्तर या फिर होराइजन्स। मृदा की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। उसके बाद मृदा के विभिन्न संस्तरों को नाम दिया जाता है ABCD करके, ठीक है। आप जब भी फसल उगाते हो मृदा के ऊपर तो उसकी जो जड़ें होती है वो मुख्यतः आपके A संस्तर तक ही पहुंच पाती है। पेड़ वगैरह की जड़ें जो है वो आपके मुख्यतः B संस्तर तक पहुंच पाती है। बहुत ही रेयर पेड़ होगा जिसकी जड़ें जो है वो C संस्तर तक पहुंच पाती है, ठीक है। अब कभी भी मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाया तो मैं आपको ये मृदा के संस्तरों के बारे में जानकारी दूंगा, या फिर अगर आप किसी महंगी कोचिंग में किसी अच्छे टीचर से पढ़े होगे तो ज़रूर इस संस्तरों के बारे में जानते होगे, ठीक है। नहीं तो उसके अलावा मैं तो यहाँ पे बैठा ही हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, टेंशन मत लो। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम लोग, सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना के बारे में यहाँ पर फोकस करते हैं। अब देखिए आपका 2021-22 में जो है बेसिकली क्या किया गया, भारत सरकार द्वारा जो है इस योजना का नाम जो कि था सॉइल हेल्थ कार्ड मैनेजमेंट योजना, इसका नाम चेंज करके भूमि पोषण अभियान कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली भूमि पोषण अभियान तो नाम कर दिया, लेकिन इस पर एक लक्ष्य बनाया गया है जो कि आगामी 5 वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक इसको क्रियान्वित करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने सॉइल टेस्टिंग का नाम सुना होगा, बेसिकली इसमें योजना में किया जाएगा आपके सॉइल की टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद जो है आपको बताया जाएगा कि भाई आपके जो मृदा में ये चीज़ों की कमी है, या फिर आपको ये क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ करना चाहिए ताकि जो है आपकी मृदा की उत्पादकता बनी रहेगी। लेकिन सॉइल टेस्टिंग का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप ज़मीन से ऐसे करें और हाथ डाले और मिट्टी निकाल के सॉइल टेस्ट करने वाले को दे दिया, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। सॉइल टेस्टिंग का एक्चुअली मतलब ये होता है कि आपको होराइजन A तक की मिट्टी को जो है खोद के निकालना है, ठीक है। और होराइजन A की मिट्टी लगभग आपके एक हाथ के बराबर तो होगी, उसको आप खोद के निकालिए जहाँ तक आपके पौधों की जड़ें पहुँच पाती है फसलों वाली, ठीक है। मुख्यतः जो है आपको जो सॉइल टेस्टिंग क्या के लिए करा रहे हो, फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। इसलिए जो है आप
होराइजन ए तक की मिट्टी को उखाड़ोगे और उसके बाद उसको टेस्टिंग करने के लिए दोगे। ठीक है, तो बेसिकली मृदा टेस्टिंग इस प्रकार से की जाती है। उसके बाद उसके आधार पर आपको सॉइल टेस्ट कार्ड की वितरित किया जाएगा और उसमें आपको पता रहेगा कि आपको ये चीज़ें डालनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉइल टेस्टिंग करा सकते हो और आपको जो है एक कार्ड वितरण किया जाएगा इसके रिलेटेड। ठीक, तो इसका लक्ष्य वगैरह याद कर लेना और ये सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना ये भी जान लेना। ठीक है, तो चलिए एक और योजना देख लेते हैं और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका जैविक खेती को बढ़ावा देना है। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 योजना चल रही है। 2014 में जैविक खेती मिशन आया था जो कि राज्य सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जबकि आपका 2016 में परंपरागत कृषि विकास योजना ये आई थी और ये केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है वो आपका ये 5 जिलों में संचालित है जिनको पूर्ण जैविक जिला का दर्जा दिया गया है, जिसमें सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, आपके बस्तर के लेफ्ट कॉर्नर के जो है वो आपके 4 जिले और एक जो है वो आपका रायपुर संभाग का गरियाबंद जिला आता है। इन 5 जिलों को जो है वो छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिला का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा 22 जिलों के एक विकास खंड को जैविक विकास खंड बनाने की योजना है। ठीक है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको अभी पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में जो है वो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश को भी जो है जैविक केंद्र शासित प्रदेश का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आप मेरे को ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ठीक है, अगर आता होगा तो गूगल कर लेना, ज़्यादा क्या होगा, लेकिन लिखना जरूर। 2021-22 में जो है वो जैविक खेती मिशन के अंतर्गत 15,000 एकड़ की भूमि में जैविक खेती प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 52,500 एकड़ में जो है वो आपका जैविक खेती प्रारंभ की गई थी। कुल मिला के अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 67,500 एकड़ में जो है अभी हाल ही में आपकी जैविक खेती मिशन जो है जैविक खेती जो है वो संचालित की जा रही है। ठीक है, तो ये तो कुछ डेटा हो गया। इसके बाद जो है एक और महत्वपूर्ण जो फिगर मैं बनाने वाला हूँ और उसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से जैविक उत्पाद हैं, कौन कौन से जिलों से संबंधित। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए छत्तीसगढ़ में विभिन्न जैविक उत्पाद कौन कौन से जिले में हैं वो हम लोग देख लेते हैं और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, या फिर मेंस में भी आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ये देखेंगे, ये छत्तीसगढ़ का मैंने मैप बनाया है। ठीक है, ये 28 जिलों वाला मैप है और ये कैसे बनता है 28 जिलों वाला मैप मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया यूट्यूब पे, जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इस 28 जिलों से 32 जिले भी कैसे बनेंगे, अभी जो कि 32 जिला प्रस्तावित है वो कैसे बनेंगे, उससे भी रिलेटेड जो है डिटेल उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मैप बनाना मेरे ख्याल से आप लोग को आता होगा अगर आप पढ़ रहे होगे तो, नहीं तो देख लेना जाके वीडियो। तो ये एक मैप है समझ लो छत्तीसगढ़ का और इसमें विभिन्न जिलों को मैंने मार्क किया, उसमें उत्पाद लिखे हुए हैं। आपको ये इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप मैप से याद करते हो तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सरगुजा संभाग पकड़ते हैं। इसमें आपका चांगरो राइस जो है ये बलरामपुर का। ठीक है, आपका जसपुर जिले का है ये आपका एग्रोफिस, जसपुर एग्रोफिस। ये है आपका सरगुजा का बांसा झाल राइस महामाया। ठीक है, इसका नाम, ये 3 राइस हो गए। ठीक है, 3 राइस और ये क्या है एग्रोफेस, मेरे को नहीं पता एक्चुअली ये है क्या, लेकिन आपको याद करना तो करना पड़ेगा क्योंकि आपको सीधा पूछ लेगा क्वेश्चन कि आपका जसपुर एग्रोफेस जो है वो आपके कौन से ज़िले से संबंधित है या फिर कौन से ज़िले का जैविक उत्पाद है, ऐसे पूछ देगा। वैसे नाम में जसपुर लिखा है ऐसा वाला नहीं पूछेगा, कोई दूसरा नाम पूछ सकता है, आपका बांसा झाल राइस पूछ देगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो सरगुजा जिले का। इसी प्रकार केलो ब्रांड जो है वो आपका रायगढ़ का। आगर जैव उत्पाद ये है आपका मुंगेली का। इसके अलावा रायपुर ऑर्गेनिक्स है आपका रायपुर का। ठीक है, धमतरी का है आपका रुद्र ऑर्गेनिक्स। ठीक है, इसके अलावा मैकल्स नेचर है आपका कवर्धा या कबीरधाम का। ठीक है, शिवनाथ ऑर्गेनिक है आपका दुर्ग का। आरुक जैविक है ये आपका राजनांदगांव का। इसके अलावा बालोद ऑर्गेनिक है आपका कहाँ का, बालोद का। ठीक, पंचतत्व है आपका कहाँ, कोंडागांव का। इसके अलावा आदिम ब्रांड पंचतत्व ये है आपका कहाँ का, दंतेवाड़ा का। बस्तर नेचुरल है आपका कहाँ का, बस्तर का। तो ये आप जैविक उत्पादों के नाम जिले वाइज इस तरीके से रट सकते हो। ऐसे मैप बना के याद रखने से आपको चीज़ें भूलेगी नहीं, आप मेरे से 100% गारंटी ले सकते हो। ठीक है, ये करके देखना। वैसे आपकी अगर कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी हो तो आप नॉर्मल तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है,
तो इसमें इससे रिलेटेड एक और चीज़ थी जो कि मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये था कि जैविक उत्पादों का जो विपणन है, विपणन मतलब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली एफपीओ के माध्यम से होता है, एफपीओ। ठीक है, अब ये एफपीओ क्या है? फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ से इसका विपणन किया जाता है जैविक उत्पादों का, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई। इसके आगे की चीज़ें हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए फटाफट से कुछ और योजना देख लेते हैं। इसमें मैंने पूरी डिटेल यहाँ पे बोर्ड में नहीं लिखी हुई है, आपके कुछ नोट्स में भी मिल जाएगी, और बाकी आप आर्थिक सर्वेक्षण से भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने वहीं से छापा है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें नरेट करके बता रहा हूँ और कुछ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो कृषि सबसे पहले है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये वर्ष 2015-16 में जो है वो चालू की गई थी, और प्रावधान इसके क्या है बेसिकली अगर देखोगे, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं बता देता हूँ आपको एक बार फटाफट से। वर्षा जल का संग्रहण करना, संचयन करना, सिंचाई स्रोतों के विकास, भूजल वर्धन, उपलब्ध जल के दक्षतापूर्ण उपयोग की ये योजना है। कौन सी योजना? उसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, अब बेसिकली इस योजना के अंतर्गत जो है वो 5 वर्षों में, इसके जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, 5 वर्षों के अंतर्गत आपका 25,94,284 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा सिंचित करना प्रस्तावित है। ठीक है, ये हमको जो है एक्स्ट्रा जो है कृषि सिंचित रकबा को बढ़ाने की ये योजना है। रकबा का मतलब क्या होता है? एरिया जहाँ पर आप सिंचाई कर रहे हो। तो हमको 25,94,284 हेक्टेयर रकबा जो है वो आपका सिंचित करने की योजना है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो हमारे नॉर्मल सोर्सेस से हो रहे थे वो तो हो रहे थे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत एक्स्ट्रा इतना अपन को एरिया डेवलप करना सिंचाई से रिलेटेड। ठीक है, और इस पे जो है कुल स्वीकृत राशि है वो 54,931.71 करोड़ रुपए। देखो, अगर आप मेंस लिख रहे होगे तो आपको ये सब पूरा डेटा याद होना चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स में जो है ये मेरे ख्याल से इस टाइप का अंदर अंदर का डेटा तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर आप मेंस लिख रहे होगे तो आपको तो ये पूरा याद होना चाहिए कंठस्थ। ठीक है, तो मैंने प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से ही आपका ये नोट्स बनाया हुआ है। ठीक, बाकी आप इकोनॉमिक सर्वे रेफर कर सकते हो अगर चाहो तो। PMKSY, ठीक है, इसकी 2 योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका जो है टैगलाइन है, कह सकते हो। और इसके अंतर्गत जो पहली योजना है उसके अंतर्गत हम लोग माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, सूक्ष्म सिंचाई को सूक्ष्म सिंचाई को जो है वो बढ़ावा देने की योजना है। 2020-21 में इससे जो है आपका सिंचित क्षेत्र का जो हेक्टेयर है 18,633.53 था। ठीक है, 2020-21 में हमने इतना हेक्टेयर एरिया जो है वो डेवलप किया था। ठीक है, इसके अंदर प्रावधान क्या है आपका? टपक सिंचाई, या फिर इसको स्प्रिंकलर भी बोलते हैं। ठीक है, टपक सिंचाई का मतलब आपका ड्रिप इरिगेशन हो गया, और स्प्रिंकलर का मतलब आपका फव्वारा सिंचाई। ठीक है, इन दोनों को प्रोत्साहन देने की योजना है। कौन से? आपका PMKSY पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत। एक दूसरी योजना है इसी के अंतर्गत, PMKSY पर ड्रॉप मोर क्रॉप अदर देन इंटरवेंशन एंड IWMP। अब ये IWMP क्या है मैं बता देता हूँ आपको। IWMP का मतलब है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि कम सिंचाई क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ पे सिंचाई की सुविधा कम है वहाँ पे आपका जल संरक्षण के एवं संवर्धन के कार्य, जैसे कि आपका चेक डैम बनाना, परकोलेशन टैंक। ठीक है, ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता परकोलेशन टैंक क्या होता है, बुक में यही लिखा हुआ था, मैं बता रहा हूँ आपको। फॉर्म पॉन्ड डबरी मतलब छोटा तालाब कह सकते हो, कुआं एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को डेवलप करके जो है वो हम सिंचाई की सुविधा को और बढ़ा रहे हैं। 2020-21 की अगर बात करें तो इससे लगभग सिंचित क्षेत्र था 64,46 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये 2020-21 के लेटेस्ट आंकड़े आपके बुक में आर्थिक सर्वेक्षण की अगर आप बुक देखोगे तो उसमें जो है आपके विगत वर्षों के भी जो है डेटा दिए हुए हैं, लेकिन उतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट वाला याद करो सफिशिएंट है। ठीक है, इसके अलावा है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। अब ये क्या है इसको मैंने लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA के घटक रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। तो मुख्य योजना का नाम क्या है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, NMSA। ठीक है, उसके अंतर्गत आपका रेनफेड एरिया डेवलपमेंट ये आता है, और 2014-15 से भारत सरकार द्वारा
क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसका बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि उत्पादकता वर्धक, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना है। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। इसमें कोई डेटा वेटा नहीं दिया इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आप लोग देखते हैं पीएम फसल बीमा योजना, और ये जो है आपका 2016 से जो है संचालित है। ठीक, इसकी कुछ कुछ मापदंड मैं आपको बता देता हूँ जो कि मैंने आपके नोट्स में भी लिखा है। बुआई का फेल हो जाना, फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में। ठीक है, पहली चीज़ तो इसमें यह है कि बुआई के समय ही फसल जो है वो आपका ख़राब हो जाए। ठीक है, मतलब बुआई के बाद आपका फसल ही लगे। इसके अलावा जब फसल लग जाए उसकी अवधि में अगर नुकसान हो जाता तो वो स्थिति। इसके अलावा कोई स्थानीय आपदा, मान लो कोई आग वाग लग गई तो उससे प्रॉब्लम हो जाती फसल को, वो भी एक समस्या है, तो उस मामले में भी क्षति पूर्ति की जाएगी। इसके अलावा फसल कटाई के उपरांत जो है फैला कर रखी हुई फसलों में नुकसान होने की स्थिति में, मतलब आपने फसल काट के जो है वो सुखाने के लिए रखी, बारिश कर गई या फिर ओले पड़ गए तो आपकी फसल ख़राब, तो आपको उस स्थिति में भी हर्जाना मिलेगा। इसके अलावा फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में, मतलब आपकी फसल उत्पादकता घट गई और उसके अलावा जो है कोई और रीज़न की वजह से जो है आपको कोई क्षति हुई है तो उसका एस्टिमेट करके जो है आपको भुगतान दिया जाएगा। तो ये पूरी चीज़ों को कवर करती है पीएम फसल बीमा योजना। इसके अंतर्गत 2020-21 में कुल बीमित कृषक थे आपका 6194। ठीक है, ये आपके कुल बीमित कृषक थे। इसमें से दावा भुगतान जो है वो आपका 63, 62, 78 कृषक को किया गया। ठीक है, और कुल दावा भुगतान की राशि कितनी थी, 850.26 करोड़ रुपए। ठीक है, ये है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और योजना आपकी कृषि यांत्रिकीकरण योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है बेसिकली, तो कृषि कार्यों के सुगमता पूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि तथा लघु सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना या फिर फार्म मशीनरी बैंक की योजना संचालित की जा रही है। ये बेसिकली है क्या, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। बेसिकली क्या है, जिनके पास जैसे कि मान लो कृषि उपकरण नहीं होते और उससे उनकी उत्पादकता प्रभावित हो रही है, तो ऐसे लोगों को किराए पर जो है वो आपका कृषि उपकरण यंत्र प्रदान करना। इसके अलावा इससे आपका रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ही जो है आपके लोकल एरिया में आपके फार्म मशीनरी बैंक की स्थापित करने की योजना है। तो जैसे आपको वहाँ से जो है आप कृषि उपकरण को किराए पे ले सकते हो। तो ऐसे कृषि यंत्र सेवा केंद्र के स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10 लाख रुपए। ठीक है, अभी तक कुल जो है वो आपका 2805 कृषि सेवा यंत्र केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी डेटा आपके काम आएगा। इसके बाद एक और ये डेटा देखते हैं, एक और योजना है जो कि हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से एक लास्ट योजना देख लेते हैं। इस योजना का नाम है आपका गोधन न्याय योजना, जिसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, ये योजना की शुरुआत जो है आपका 20/7/2020 मतलब 20 जुलाई 2020 में हरेली त्यौहार के दिए की गई थी। ठीक है, अब इस योजना के बारे में ज़्यादा कुछ बताने का नहीं, आप सब कुछ जानते हो मेरे ख्याल से। तो इस योजना के माध्यम से जो है आपका 2 रुपये प्रति किलो के माध्यम की दर से आपका क्या खरीदा जा रहा है, गोबर खरीदा जा रहा है। ठीक है, अर्ध ठोस गोबर। ठीक, अब वो क्या होता है वो आप जानते हो। गोबर खरीदी जो है आपका अभी तक 28.5 लाख क्विंटल गोबर खरीदी की जा चुकी है, जिससे आपका 1.35 लाख पशुपालक जो है वो आपके लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, 2 रुपये प्रति किलो मैंने बताया था, बस वही लिख देना। ठीक है, अभी तक जो है वो आपका कुल कितना कंपोस्ट उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो कंपोस्ट उत्पादन कौन कर रहा है, इससे रिलेटेड जो एजेंसी है उसका नाम है गौठान स्व सहायता समूह के द्वारा ये कंपोस्ट का उत्पादन किया जा रहा है। इस पर 3 कैटेगरी के कंपोस्ट बन रहे हैं। पहला जो है आपका वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वो 887,096 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, 339,771 क्विंटल सुपर कंपोस्ट और 14,2 क्विंटल
सुपर कंपोस्ट प्लस, ये 3 कैटेगरी के कंपोस्ट बनाया जा रहा है। तो इसको ध्यान रखना कि हम लोग पढ़ लेते हैं एकदम लेमैन टाइप की, जो है वो एक ही कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी, 3 प्रकार के कंपोस्ट बनाया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इसका विक्रय किसके द्वारा किया जाता है इस कंपोस्ट का, तो याद रखिएगा सहकारी समितियों के द्वारा जो है वो विक्रय किया जाता है। ठीक है, अभी तक जो है वो आपका 682 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, 576 क्विंटल सुपर कंपोस्ट 6 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, और 626 क्विंटल सुपर कंपोस्ट प्लस ये 6.5 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपका बेचा जा रहा है। ठीक, तो ये 3 कंपोस्ट के अलग अलग प्राइस है ना, ये 10 रुपये का है, 6 रुपये प्रति केजी का, ये 6.5 रुपये प्रति केजी का। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, तो इस हिसाब से इसका रेट वेरी कर रहा है। तो मैंने जो है आपके कृषि चैप्टर में, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं से रिलेटेड कृषि चैप्टर में पूरी चीज़ें आपको लगभग बता दी हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपको लगता होगा तो उसके लिए आप आर्थिक सर्वेक्षण रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और काम करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में थम्स अप डालिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अनेक स्टडी ग्रुप में। इसके अलावा जो लोग नए हों वो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाके हमको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए और कम्युनिटी को बड़ा बनाइए। कम्युनिटी जितनी ज़्यादा बड़ी बनेगी, हम लोग आपस में एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।